हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 12th फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के 11वें लेक्चर में आज हम पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इसका सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि, सुग्राह्यता और कुछ जो है महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल प्रश्न भी होंगे। तो विभव मापी होता क्या है? विभव मापी की सर्वप्रथम खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। बल्ब में धारा को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने बनाया था। लेकिन ये वायर पोटेंशियोमीटर जो है, ये पोगेनडॉर्फ नामक साइंटिस्ट ने जो है इसका इन्वेंशन किया। तो विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या किसी सेल का विद्युत वाहक बल यथार्थ मापा जा सकता है, यानी मापा जाता है, यानी एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट इससे किया जाता है। अब पोटेंशियोमीटर होता क्या है, रचना इसकी क्या है? यह एक लकड़ी के आयताकार बोर्ड पर अधिक विशिष्ट प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक वाले पदार्थ जैसे नाइक्रोम, कांस्टेंटन, मैंगनीन, ये जो तीनों हैं, ये आप जो इसमें लिखा गया है ना, नाइक्रोम, कांस्टेंटन, मैंगनीन, यह एलॉय वायर होता है, मिश्र धातु का होता है। इसका 10 मीटर लंबा एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का तार जो 1 मीटर लंबाई के टुकड़ों के रूप में लकड़ी के आधार से कसा होता है। इसमें जो तार है यह यूज किया जाता है नाइक्रोम, कांस्टेंटन या मैंगनीन। यह एलॉय वायर होता है और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो है कम होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक कम होने से तात्पर्य यह है कि अगर किसी कारणवश इसका ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध कम से कम बढ़ेगा, अर्थात वह प्रतिरोध जो बढ़ेगा वह नगण्य होगा। इसीलिए नाइक्रोम, कांस्टेंटन या मैंगनीन अर्थात मिश्र धातु का तार प्रयोग में लाया जाता है। अब ये जो 10 मीटर लंबे तार हैं, अगर हम 10 मीटर का सेटअप बनाए तो बहुत ही लंबा होगा, इसलिए एक एक मीटर के लंबाई के टुकड़ों के रूप में लकड़ी के आधार से कसा गया होता है। तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 10 मीटर होगा। इसलिए ये तार तांबे की मोटी पट्टियों के द्वारा श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। श्रेणी क्रम में तार के दोनों सिरों पर संबंधक पेंच लगी होती है, क्योंकि उससे जो वायर को हम कनेक्ट करेंगे या जो सप्लाई देंगे इसमें, उसे कसने के लिए संबंधक पेंच चाहिए। तार की लंबाई पढ़ने के लिए तारों के समानांतर 1 मीटर स्केल भी लगा होता है, जिसकी सहायता से हम तार की लंबाई को पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि पोटेंशियोमीटर जो है एक लकड़ी के बॉक्स पर होता है। तो ये लकड़ी का एक बॉक्स है और इसमें ये 10 मीटर लंबे तार हैं। एक एक मीटर के ये 10 सेगमेंट हैं, 10 तार हैं। अब इन तारों को ऐसे जोड़ना है कि यह 10 मीटर हो जाए। तो देखिए, अगर पहले तार का आखिरी सिरा और दूसरे तार का आखिरी सिरा अगर जोड़ दें तो ये यहां पर ये जुड़ जाएगा। तो ये लंबाई फिर ऐसे बढ़ेगी, इधर चलेंगे, फिर यहां से ये इधर बढ़ेंगे, इस तरह से। तो इस तरह से यहां पर जो तांबे की मोटी पट्टियों से जोड़ दिए जाते हैं, तो ये देखिए अल्टरनेट जो है ये जोड़ दिए जाते हैं। अब यहां पर ये ए और बी जो है संबंधक पेचे होती हैं और ये साथ में जो है 1 मीटर स्केल भी होता है, जिसकी सहायता से पढ़ा जाता है कि तार की लंबाई कितनी है, कितने लंबाई पर हमें जो शून्य विक्षेप की स्थिति है वह प्राप्त हुई है। अब ए और बी के बीच में एक बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक जोड़ दिया जाता है, जिससे इसमें सप्लाई जो है ए से बी की तरफ धारा का प्रवाह जो है होने लगता है। अर्थात इस तार के अंदर, यानी जो तार है ए से बी तक 10 मीटर, इस तार के अंदर धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो किसी भी तार के सिरे पर यानी किसी भी लंबाई पर हम पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। यह ए और बी के बीच में जो ये सप्लाई दी जाती है बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक के थ्रू, इसे
प्राथमिक परिपथ कहा जाता है। इसको जो है प्राथमिक परिपथ कहा जाता है। अर्थात पोटेंशियोमीटर में सबसे पहला काम यही होता है कि ए और बी के बीच यह सेटअप देना आवश्यक होता है, इसीलिए इसे प्राथमिक परिपथ कहा जाता है। विभवमापी का सिद्धांत, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है? जब एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार में एक समान धारा प्रवाहित हो रही हो तो तार के किसी लंबाई के संगत जो विभवांतर है तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात V प्रोपोर्शनल L, अगर L का मान अधिक होगा तो V का मान अधिक होगा। या जब यह प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, तो V इक्वल्स टू KL, जहां K विभव प्रवणता है। अब यह विभव प्रवणता क्या होता है? फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यानी 1 सेंटीमीटर आगे जाने पर V का मान घटेगा या 1 मीटर आगे जाने पर V का मान घटेगा, क्योंकि तार के जो सिरे हैं A से B, A पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और B पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा। इसका मतलब है कि A से B की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा, तो विभव में गिरावट होगी। यही विभव में जो गिरावट है पर यूनिट लेंथ जो है, यही इसकी विभव प्रवणता कहलाती है। तो विभव मापी के लिए जो विभव प्रवणता होगी यह K बराबर VAB अपान L, K स्मॉल k से प्रदर्शित किया जाता है विभव प्रवणता को। VAB, इसका मतलब A और B के बीच में जितना वोल्ट सप्लाई दी गई है, और L जो है पूरे तार की लंबाई है जो A से B के बीच में होती है। विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए विभव प्रवणता का मान कम से कम होना चाहिए, यानी K का मान कम होना चाहिए। तो K का मान कम कैसे होगा? VAB तो आपने फिक्स कर दिया है, तार की लंबाई को बढ़ा करके K का मान घटाया जा सकता है। अब ये देखिए 10 मीटर लंबे तार हैं और ये पोटेंशियोमीटर का प्राथमिक सर्किट का सेटअप हो गया। अब जो है हम इसमें कैसे जो है फाइंड करते हैं, किस तरह से इसे फाइंड करते हैं? तो जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना होता है उस सेल के धनात्मक सिरे को, उसके धनात्मक सिरे को A से जोड़ देते हैं और उसके ऋणात्मक सिरे को एक गैल्वानोमीटर और गैल्वानोमीटर के दूसरे सिरे को जॉकी से जोड़ देते हैं और इसे तार पर टच कराते हैं। तो जब यहां तार पर टच कराते हैं तो हम यह देखते हैं कि इसमें जो है विक्षेप या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा या नहीं होगा। तो यह 3 स्थिति हमें निकालनी है। तो हम A से तार पर जॉकी को स्लाइड करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और देखते हैं कि कहां पर जो है यह विक्षेप बढ़ रहा है, मतलब है कि यह बाएं से दाएं की तरफ ये जा रहा है। तो अब इस स्थिति में क्या होता है? इसकी जो सप्लाई है, ये जो सप्लाई यहां से मिल रही है, इसका विद्युत वाहक बल जो है वो E है और यह बैटरी है। बैटरी से सप्लाई मतलब कि बैटरी क्या है? बैटरी जो है सेल का कॉम्बिनेशन होता है और यहाँ पर एक सिंगल सेल है। इसका मतलब कि यहाँ जो बैटरी लगाई गई है यह यहाँ की तुलना में धारा अधिक देगी। तो अब जो है इस तार में A से B की तरफ धारा का प्रवाह हो रहा है, इस तार में A से B की तरफ धारा का प्रवाह हो रहा है, लेकिन यह जो सेल है इस सेल में माइनस से प्लस की तरफ धारा का प्रवाह होगा इस सेल के द्वारा दी गई धारा का। इसका मतलब है कि यह धारा का प्रवाह कुछ ऐसे होगा। तो यह J1 स्थिति है। अब यहां पर होगा क्या कि जब A और J1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस से कम होगा, उस स्थिति में यहां पर डिफ्लेक्शन बाएं तरफ आएगा। इसी तरह से तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तो यह दूसरी पोजीशन जो कि J2 पर है। अब इस स्थिति में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा A और J2 के बीच यह अधिक होगा और सेल का विद्युत वाहक बल कम होगा, इसकी वजह से यह दाहिनी तरफ होगा। लेकिन
इन दोनों के बीच में एक पॉइंट हमें ऐसे ढूंढना है जहां पर कि नल डिफ्लेक्शन हो, अर्थात गैल्वानोमीटर के अंदर कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए, जिसे कि हम शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। तो यह जे पोजीशन हो गया। अब जब सर्पी कुंजी को S1 पर यानी J1 पर स्पर्श कराते हैं, उस स्थिति में A व J1 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम है, तो परिणामी धारा जो है A J1 E दिशा में बहती है, A J1 और E दिशा में, A J1 और E दिशा में धारा का प्रवाह होता है। लेकिन जब सर्पी कुंजी को या जॉकी को J2 पर स्पर्श कराते हैं, उस स्थिति में A व J2 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होता है, तो जो परिणामी धारा है वह AE J2 दिशा में बहती है। तो इन दोनों ही स्थितियों में आप देख रहे हैं कि विक्षेप एक दूसरे के विपरीत आ रहा है। अब जो है इन दोनों के बीच जब सर्पी कुंजी को J पर स्पर्श कराते हैं, तो A व G के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है, अतः परिणामी धारा शून्य हो जाती है और धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आता है। इस स्थिति में AJ के बीच जो विभवांतर है सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर हो जाता है, अर्थात E बराबर KL। तो विभव मापी के बैटरी द्वारा जो दी गई धारा की दिशा है वह AEJ और सेल द्वारा दी गई धारा की दिशा AJE, यह दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जब इनका मान बराबर होगा तो एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देंगे, तो इसका मतलब है कि धारा मापी में नेट धारा शून्य हो गई। जब धारा शून्य हो गई तो विक्षेप की स्थिति नहीं मिली, अर्थात नल डिफ्लेक्शन हुआ, और यही आपको फाइंड करना है। तो जितने लंबाई पर A और B के बीच में जितने लंबाई पर हमें नल डिफ्लेक्शन मिल जाता है, वही हमारे एक्सपेरिमेंट का या इस पोटेंशियोमीटर के केस में वही रीडिंग होती है। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। विभव मापी की सुग्राह्यता क्या होती है और कैसे बढ़ाई जा सकती है? विभव मापी की सुग्राह्यता, तो सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है? सुग्राह्यता से तात्पर्य है कि विभव मापी की सुग्राह्यता जो है, सर्पी कुंजी को थोड़ा सा खिसकाने पर धारा मापी में अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाए। विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए विभव प्रवणता K का मान न्यूनतम होना चाहिए, और यह K का मान हम न्यूनतम कैसे कर सकते हैं? विभव मापी में तारों की लंबाई को बढ़ा करके बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि K बराबर होता है V/L। इसी तरह से विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में बैटरी का प्रयोग क्यों करते हैं? जैसा कि आपने देखा ना कि प्राथमिक परिपथ में बैटरी लगाई गई है B, और बाकी प्रयोग के लिए सेल लगाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि प्राथमिक परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल का मान सदैव द्वितीय परिपथ में आरोपित वैद्युत वाहक बल या विभवांतर से अधिक रहे। इसी कारण विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में बैटरी का प्रयोग करते हैं। विभवांतर नापने के लिए विभव मापी का प्रयोग क्यों किया जाता है? या इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन होता है कि विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहते हैं? तो विभव मापी द्वारा माप जो है शून्य विक्षेप स्थिति में लिया जाता है। शून्य विक्षेप स्थिति अर्थात उस समय परिपथ में धारा विभव मापी द्वारा नहीं ली जा रही होती है, जिसमें सेल द्वारा कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी माप जो है वह यथार्थ होती है, अर्थात परिपथ का प्रतिरोध अनंत होता रहता है। इसी कारण विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर भी कहते हैं, और विभव मापी से माप जो है वह वोल्टमीटर की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। जब सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है तो सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के कारण क्या त्रुटियां होती हैं? तो जब आपको पता है कि विभव मापी द्वारा माप जो है शून्य विक्षेप स्थिति में लिया जाता है, तो सेल द्वारा कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अतः आंतरिक प्रतिरोध द्वारा जो विभव पतन है वह नहीं होगा। जब विभव पतन नहीं होगा, इसलिए सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना में सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का प्रभाव जो है नगण्य होगा, या उनके कारण माप में कोई त्रुटि नहीं होगी।
विभव मापी के उपयोग। विभव मापी जो है मुख्यतया दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना और किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। तो पहला हम आज देखते हैं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए। यह दोनों ही जो है यानी सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना और सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, यह दोनों ही थ्योरी के साथ साथ दोनों एक्सपेरिमेंट भी हैं। पहला है दो सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना, यानी जो सेल लिए जाते हैं वह प्राइमरी सेल लिए जाते हैं। अब आपको इसमें पता है कि यह इसका प्राथमिक सर्किट है, यानी जो प्राथमिक परिपथ है यह ए और बी के बीच में यह सप्लाई दे दी गई है, अर्थात ए और बी के बीच में धारा का प्रवाह हो रहा है। ये देखिए ए से ये बी की तरफ धारा का प्रवाह हो रहा है। अब जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है उसके धनात्मक सिरे को, सेल के धनात्मक सिरे को, टर्मिनल को ए से जोड़ देते हैं। जैसे सेल E1 है तो E1 का धन सिरा जो है ए से जोड़ देते हैं। इसी तरह से जो दूसरा सेल लेंगे दूसरे सेल के धन सिरे को ए से जोड़ देते हैं। तो इन दोनों का ऋण सिरा हुआ। इन दोनों ऋण सिरे से हम यह दो कुंजी, यहां पर 2 वे की होती है, उस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो यह K1 और K2 जो कि गैल्वानोमीटर से हम जोड़ देते हैं। अब K1 को एक बार बंद करेंगे, तो जब K1 बंद करेंगे तो K2 क्या होगा? खुला होगा। तो सबसे पहला काम तो हम यहां से शुरू करेंगे K से। तो K तो हमेशा बंद रहेगा। जब भी हम कोई भी ऑब्जर्वेशन पोटेंशियोमीटर का इधर ले रहे होते हैं उस स्थिति में धारा का प्रवाह ए से बी की तरफ होना ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में K हमेशा बंद ही रहेगा, यानी क्लोज रहेगा। तो K बंद हो गया। अब E1, अगर हम K1 को क्लोज करते हैं तो E1 से धारा का प्रवाह होगा, और अगर K2 को क्लोज करते हैं तो E2 से धारा का प्रवाह होगा। तो बारी बारी से इसमें जो है समान धारा, यानी सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि धारा नियंत्रक से किसी पर्टिकुलर धारा के लिए यहां पर इसको फिक्स कर देंगे, और E1 और E2 के लिए आप परिपथ के लिए जो है वैल्यू L1 और L2 का निकालेंगे। फिर इस धारा का मान बढ़ा देंगे, बढ़ाने के बाद फिर E1 और E2 का मान निकालेंगे। इसी तरह से धारा का मान फिर और बढ़ा देंगे और फिर E1 और E2 का मान निकालेंगे। यानी एक धारा के लिए, एक जो धारा नियत कर देंगे उसके लिए E1 और E2 का जो रीडिंग है वो आप निकालेंगे। जब दूसरी रीडिंग निकालेंगे तो धारा का मान परिवर्तित करके निकाला जाता है। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि जब K1 को हमने क्लोज कर दिया, तो जब K1 क्लोज हो गया तो K2 से धारा नहीं प्रवाहित होगी, K1 से धारा का प्रवाह होगा। अब इस जॉकी को तार A से B के बीच में, अब इसको हम स्लाइड करके नल डिफ्लेक्शन ले आते हैं। तो मान लीजिए कि यह नल डिफ्लेक्शन J पर मिला, और तार के सिरे A से इसकी लंबाई जो है L1 है, इसकी लंबाई L1 है, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट K है, तो E1 बराबर K L1 मिलेगा। इसी तरह से जब हम K1 को ऑफ कर देते हैं और K2 को ऑन कर देते हैं तो जो धारा का प्रवाह हो रहा होता है वह E2 के द्वारा होता है। अब इस स्थिति में फिर हम जॉकी को जो है A सिरे से सर्पी कुंजी को सरकाते हुए B सिरे तक ले जाते हैं, और ये देखते हैं कि इसके बीच में नल डिफ्लेक्शन कहां मिल रहा है। तो E2 जो है यह इस समय नल डिफ्लेक्शन सपोज कर लीजिए कि L2 लेंथ पर दिखाता है, तो E2 बराबर हो जाएगा K L2, और फिर E1 अपान E2 करके हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो स्टेप 1, K आपने बंद किया, K1 बंद किया और K2 खुला है। शून्य विक्षेप की स्थिति में जो तार की लंबाई है वह L1 पर मिला, तो जब L1 पर मिला तो E1 बराबर K L1, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से स्टेप 2, K बंद, K1 खुला और K2 बंद। शून्य विक्षेप की स्थिति, तार की लंबाई L2 पर, तो E2 बराबर K L2, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको डिवाइड कर दें तो E1 अपान E2 बराबर L1 अपान L2।
धारा नियंत्रक से धारा का मान बदल करके अलग अलग कई पाठ्यांक ले लेते हैं और सभी अनुपात का मध्यमान निकाल लेते हैं। तो इस तरह से E1 और E2 का अनुपात हमें मिल जाता है। अब प्रयोगशाला में प्रायः लेक्लांचे सेल और डैनियल सेल का प्रयोग किया जाता है। लेक्लांची सेल और डैनियल सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है। लेक्लांचे सेल का विद्युत वाहक बल 1.51 वोल्ट होता है और डैनियल सेल का 1.08 या कह सकते हैं कि 1.1 वोल्ट होता है। तो इस तरह से जब हम E1/E2 यानी अगर हम E1 के जगह पर लेग्रांची सेल और E2 के जगह पर डैनियल सेल प्रयोग करते हैं तो E1/E2 का अनुपात 3/2 अर्थात 1.5 के आसपास आना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम अलग से देख भी सकते हैं। जब हम प्रयोग में इन दोनों सेलों को जोड़ते हैं तो उसके पहले E1 को जो है हम ओपन सर्किट में माप लेते हैं कि दोनों के सिरे का विभवांतर क्या है, जो कि EMF होगा, उसे हम कॉपी में अपने नोट कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरे सेल का नोट कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड हमें मिल गया E1/E2 और फिर जब हम पोटेंशियोमीटर की सहायता से मापन करते हैं उसका तो E1/E2 फाइंड करते हैं। तो वह अब E1/E2 की जो वैल्यू है जो आपने पहले निकाला है E1/E2 का मान उसी के आसपास होना चाहिए। अब ये इसका दूसरा अनुप्रयोग है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना किसकी सहायता से? पोटेंशियोमीटर की सहायता से। अब इसमें आप सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो प्राइमरी सर्किट होती है उस प्राइमरी सर्किट को आप कंप्लीट करते हैं और फिर जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उस सेल के धनात्मक सिरे को A से जोड़ देते हैं और उसके ऋणात्मक सिरे से एक कुंजी में जोड़ देते हैं और यह गैल्वानोमीटर को जाता है और दूसरे सिरे पर गैल्वानोमीटर के जॉकी को जोड़ देते हैं और उस जॉकी को जो है A से B के बीच में स्लाइड कराते हैं। अब इस E के समानांतर एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं और इन दोनों को यह K1 कुंजी से जोड़ देते हैं। तो अब यहां पर क्या करते हैं हम? पहला स्टेप होगा धारा का मान तो कुछ हम जो है यहां पर नियत कर देंगे और नियत करने के पश्चात K को बंद कर दिया तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगा। फिर K1 को खुला रखेंगे तो इस प्रतिरोध बॉक्स से निकालें हम प्रतिरोध या न निकालें इसके मान पर कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब यहां पर इस सेल से जो धारा का प्रवाह हो रहा है तो अगर शून्य विक्षेप की स्थिति देखें तो तार की लंबाई हमें L1 लंबाई पर मिला। जब L1 लंबाई पर मिला तो E बराबर KL1 अर्थात इस स्थिति में इस सेल का विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त होगा। तो E बराबर KL1 समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं कि K को बंद करते हैं, इसके बाद इस K1 को भी बंद कर देते हैं। तो जब K1 को बंद कर देंगे तो अब इसमें से कुछ प्रतिरोध निकालते हैं। तो जब हम किसी ओम का जैसे 2 ओम 5 ओम 10 ओम ऐसे जो है किसी प्रतिरोध को जो है इसमें से निकालते हैं। तो जब प्रतिरोध को निकालते हैं तो मान लीजिए कि R ओम का प्रतिरोध आपने निकाला। तो जब R ओम का प्रतिरोध निकाला तो अब इस सेल के सिरे पर जो विभवांतर लगाया गया है यानी जो सेल का विद्युत वाहक बल है वह इस प्रतिरोध के अक्रॉस इसका पतन होगा। यानी यह जो सेल का विद्युत वाहक बल था यह विद्युत वाहक बल अब विद्युत वाहक बल न होकर के इसके सिरे का विभवांतर हो जाएगा और जब विभवांतर होगा तो इसे मापेंगे V से। तो अब यह लंबाई भी बदल जाएगी। अब जो है यह लंबाई भी बदल जाएगी। तो इस स्थिति में मान लेते हैं कि जो लंबाई है वह L2 है। तो जब लंबाई L2 है तो अब V बराबर हो जाएगा KL2 समीकरण नंबर 2। अब
समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या मिलेगा? E अपान भी बराबर L1 अपान L2, क्योंकि डिवाइड कर देंगे तो K से K कट गया, तो E अपान भी बराबर L1 अपान L2। सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए फार्मूला होता है स्मॉल r बराबर कैपिटल E अपान भी माइनस 1 इंटू कैपिटल R। यह R जो है प्रतिरोध बाक्स से निकाले गए प्रतिरोध का मान होता है। E सेल का विद्युत वाहक बल और V आपने अभी जो R ओम के अक्रॉस विभवांतर निकाला या पाया, यह वैल्यू होती है। लेकिन जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है हम यहां पर L1 L2 के टर्म में निकालेंगे, तो E अपान भी का मान है L1 अपान L2। तो ये जो सूत्र मिला है E अपान भी की जगह पर पुट कर देंगे L1 अपान L2, तो R बराबर L1 अपान L2 माइनस 1 इंटू R। अब प्रतिरोध बाक्स से निकाले गए अलग अलग प्रतिरोधों के लिए, यानी प्रतिरोध बाक्स से जो अलग अलग प्रतिरोध निकालेंगे उसके लिए जो है R का मान निकाल करके और इसका मध्य मान निकाल लेते हैं। इस स्थिति में जो धारा नियंत्रक से धारा जो है वह एक वैल्यू उसकी जो है नियत कर देते हैं। मतलब उसमें बीच में आपको धारा नियंत्रक से धारा के मान को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है।